200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत आज़ाद तो हो गया, पर जश्न के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था। अब आगे क्या? मतलब इस नए नवेले देश की इकॉनमी कैसी होगी? चलिए आज़ादी के बाद के उन 40 सालों की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। वो कहानी जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। साल था 1947। जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे अपने कंधों पर थी और चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल था करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा इकोनॉमिक रास्ता कैसे बनाया जाए जहां तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमटकर ना रह जाए, बल्कि देश के हर कोने तक, हर घर तक पहुंचे। देखिए, उस समय दुनिया ना मोटे तौर पर दो टीमों में बटी हुई थी। एक तरफ थी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की टीम, जहां बाजार ही सब कुछ था, मतलब जो बिकेगा वही बनेगा। दूसरी तरफ थी सोशलिज्म, समाजवाद की टीम, जहां सरकार तय करती थी कि देश को किस चीज की जरूरत है। अब भारत के सामने यही चॉइस थी कि वो किस टीम में जाए या फिर अपना ही कोई तीसरा रास्ता बनाए। तो भारत ने चुना तीसरा रास्ता। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से प्रभावित तो थे, पर वो ऐसा सिस्टम भी नहीं चाहते थे जहां सरकार ही A to Z सब कुछ कंट्रोल करे। तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा रास्ता निकाला, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अब ये क्या था? इसको ऐसे समझिए जैसे एक ऐसी डिश तैयार की गई जिसमें समाजवाद का बेस था, प्राइवेट बिजनेस का तड़का था और ऊपर से लोकतंत्र की गार्निशिंग भी थी। ठीक है, तो आइडिया तो बढ़िया था, पर सवाल था कि इस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मिला 5 ईयर प्लान्स में, यानी पंचवर्षीय योजनाओं में। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया और यहीं से शुरू हुआ अगले 5 साल के लिए देश की तरक्की का पूरा रोड मैप बनाने का काम। और हाँ, ये आइडिया सोवियत यूनियन से लिया गया था, जो प्लानिंग में काफी आगे माना जाता था। अब ये जितने भी प्लान्स बने, उनके 4 मेन पिलर्स थे, 4 बड़े लक्ष्य जिन्होंने अगले 40 साल तक भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा तय की। वो थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। मतलब देश की तरक्की हो, नई नई टेक्नोलॉजी आए, हम आत्मनिर्भर बने और विकास का फायदा सबको बराबर मिले। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला लक्ष्य था ग्रोथ यानी समृद्धि। इसका सीधा सा मतलब था देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। और भी आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि देश की इकोनॉमी एक केक है। ग्रोथ का मतलब है इस केक का साइज बड़ा करना, क्योंकि जाहिर है जब केक बड़ा होगा तभी तो सबके हिस्से में एक ठीक ठाक टुकड़ा हो पाएगा, है ना। अब देखिए, हर बड़ी योजना के पीछे किसी न किसी का दिमाग तो होता ही है। यहाँ वो चेहरा थे पीसी महालनोबिस। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिशियन नहीं थे, बल्कि इन्हें भारत की प्लानिंग का आर्किटेक्ट माना जाता है। खासतौर पर जो दूसरा 5 ईयर प्लान था जिसने भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाने पर जोर दिया, वो काफी हद तक इन्हीं के विजन का नतीजा था। चलिए अब बात करते हैं देश की उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती की, पेट भरने की चुनौती। सोचिए, आज़ादी के समय भारत की लगभग 3/4 आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए पूरा अनाज नहीं था। हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था। ये जो निर्भरता थी, इसे खत्म करना बहुत बहुत जरूरी था। और इस निर्भरता को तोड़ा हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ये कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, ये था एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इसका हीरो था एक खास तरह का बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या HYV सीड्स। इन बीजों ने जब खाद और पानी का सही साथ पाया तो ऐसा कमाल किया कि हमारे खेतों में गेहूं और चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। ये कार्टून उस दौर के नए कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी बयां करता है। जरा देखिए कैसे एक भारतीय किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठा है और बड़े गर्व से विदेशी मदद को ना कह रहा है। ये तस्वीर उस नए भारत की थी जो अब अपना पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं था। हम आत्मनिर्भर हो चुके थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश का पेट तो भर दिया, ये तो पक्का है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। सवाल ये कि क्या इसका फायदा देश के हर किसान तक पहुंचा, या फिर इसने अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला और भी बढ़ा दिया। और यहीं से शुरू हुई सब्सिडी पर वो बहस जो आज तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, सरकार का मकसद था कि छोटे किसान भी नई टेक्नोलॉजी अपना सकें, इसलिए उन्हें खाद, बीज, लोन ये सब सस्ता दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया गया कि इन सब्सिडीज का असली मलाई तो बड़े किसान और फर्टिलाइजर कंपनियां खा गईं और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता चला गया। अच्छा, तो ये तो हुई खेती किसानी की बात।
अब खेतों से निकलकर चलते हैं फैक्ट्रियों की दुनिया में, क्योंकि यह साफ था कि अगर भारत को दुनिया की रेस में आगे बढ़ना है तो सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद का इंडस्ट्रियल बेस बनाना होगा। तो इसके लिए 1956 में आई एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसने देश के उद्योगों को आप कह सकते हैं 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी में वो उद्योग थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी, दूसरी में वो जहां सरकार लीड करेगी और प्राइवेट सेक्टर उसे सपोर्ट करेगा, और तीसरी कैटेगरी बाकी बचे उद्योगों की थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ। पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सिंपल, विदेशी माल को नो बोलो और जो भी चाहिए देश में ही बनाओ। मतलब बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दो ताकि देश की अपनी कंपनियों को कोई कंपटीशन ही ना मिले और वो आराम से फल फूल सकें। अब इस प्रोटेक्शन का एक साइड इफेक्ट भी हुआ, और वो बहुत बड़ा था, जिसे हम आज परमिट लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि अब कोई भी बिजनेस शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ने लगी। एक नई फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस लो। प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए भी लाइसेंस लो। इस सिस्टम ने इनोवेशन और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल कर दिया। तो आज़ादी के बाद शुरू हुए इस 40 साल के लंबे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या रहा? क्या ये सफल था या असफल? चलिए जरा इसका हिसाब किताब करते हैं। अगर सफलताओं की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, 1951 में जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 13% था, जो 1991 तक बढ़कर लगभग 25% हो गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसका मतलब था कि भारत अब सिर्फ खेती पर निर्भर देश नहीं रहा था, बल्कि एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस भी बना रहा था। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था जहां हम चूक गए। 40 साल के बाद भी देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। यह आंकड़ा 67.5% से घटकर सिर्फ 64.9% तक ही आ पाया। मतलब बहुत मामूली गिरावट। इसका साफ मतलब था कि हमारी नई फैक्ट्रियां उतने रोजगार पैदा नहीं कर पा रही थीं जितने की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस 40 साल की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ अच्छी बातें ये थीं कि हमने खाने के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की, जमींदारी जैसी पुरानी प्रथाओं को खत्म किया और एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया। लेकिन दूसरी तरफ कई सरकारी कंपनियां घाटे में चलने वाले सफेद हाथी बन गई। लाइसेंस राज ने तरक्की की रफ्तार धीमी कर दी और कंपटीशन ना होने की वजह से चीजों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक आत्मनिर्भर देश तो हमने बना लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? 1990s आते आते ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब इस पुराने रास्ते पर और नहीं चला जा सकता। देश को एक बड़े बदलाव की, एक नई दिशा की जरूरत थी। और यहीं से 1991 के उस ऐतिहासिक इकोनॉमिक रिफॉर्म की जमीन तैयार हुई जिसने भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। पर वो कहानी किसी और दिन।